जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील. वेलकम टू जीरो स्क्वायर. टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यह रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 है. और जिन दोस्तों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, पहले वो लेक्चर 1 को देखें, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे. वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं. लेक्चर 1 में हमने मैथ्स की 4 फंडामेंटल एप्लीकेशंस को कवर किया है कि किस तरह से ये फंडामेंटल एप्लीकेशंस रियल नंबर्स पर अप्लाई होती हैं, और बचपन से ही हम इनको यूज़ करते आ रहे हैं. जैसे कि यदि हम पहली फंडामेंटल एप्लीकेशंस की बात करें कि वो होती है प्लस. अब देखो 2 + 3 आपका 5 होगा, 3 + 2 आपका 5 होगा. इसी टाइप से 8 + 1 9 होगा, 9 + 7 आपका 16 होगा. इसी टाइप से आपकी सेकंड फंडामेंटल एप्लीकेशन है माइनस, सब्ट्रैक्शन. 2 - 1 आपका 1 होता है, 7 - 2 आपका 5 होता है, 8 - 1 आपका 7 होता है. इसी टाइप से आपकी थर्ड फंडामेंटल एप्लीकेशन है मल्टीप्लाई, जिसको अप्लाई करना आपको आता है. 8 × 3 आपका 24 होता है, 7 × 1 आपका 7 होता है, 2 × 4 आपका 8 होता है. इस टाइप से आपकी फोर्थ फंडामेंटल एप्लीकेशन है डिवीजन. 4/2 2 होता है, 6/2 3 होता है. तो इस टाइप से ये फंडामेंटल एप्लीकेशंस हमने बचपन से ही यूज की हैं और सभी को आती हैं. रियल नंबर्स आप जानते हैं, इसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को इंक्लूड्स किया जाता है. रेशनल नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, लेकिन Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए. एक बात और, जो P/Q है ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए. ऐसे आपका रेशनल नंबर है, ऐसे नंबर जो P/Q में कन्वर्ट ना हो सके, जैसे कि √2 √3 √1 √5 √7. तो इस टाइप से रेशनल नंबर हैं. यहाँ तक हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं. आज हम रियल नंबर के लेक्चर नंबर 2 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट करेंगे. कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ इंटीजर वर्ड लिखा होता है, ठीक है. आपका जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें केवल इंटीजर्स लिखा होता है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर. जहाँ भी क्वेश्चंस में इंटीजर वर्ड लिखा हो उसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर से लेना है. पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. और यदि -1 -2 -3 -4 ये आपके नेगेटिव इंटीजर होते हैं. ये 0, ठीक है. यदि क्वेश्चंस में कहीं भी इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, ना कि नेगेटिव इंटीजर. अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे. हमको पता है जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बताता है कि इंटीजर्स को डिवीजन के रूप में कैसे लिखना है. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. पहला पॉइंट है क्या. अब फर्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स अस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स. जो लेमा है हमको ये बताता है कि इंटीजर्स को डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखना है. दो इंटीजर्स को डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे. मानकर चलो कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एक पॉजिटिव इंटीजर्स है 47, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है 7. अब आपको दोनों इंटीजर्स को डिवीजन की फॉर्म में लिखना है. आप कैसे लिखोगे, आप बचपन से ही करते आ रहे हो. जिसको डिवाइड किया जाता है
वो डिविडेंड होता है, और जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो हमारा डिवाइज़र होगा। याद रखना, जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइज़र, और डिवाइज़र को जितने मल्टीपल पर डिवाइड किया जाएगा वो कोशेंट होता है। मतलब डिवाइज़र को कितने टाइम्स पर डिवाइड किया जा रहा है वो हमारा कोशेंट होगा। और डिविडेंड में से ये वाला पॉइंट जब लेस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस टाइप से ये जो डिविडेंड है इसे एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो कैसे? डिविडेंड आपका इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, प्लस रिमाइंडर। अब देखो डिविडेंड आपका क्या होगा? डिविडेंड आपका होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। अब देखो आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, इनको डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसे डिविडेंड लेंगे, जो छोटे वाला नंबर है उसे डिवाइज़र लेंगे। अब डिवाइड करना है। अब देखो इसका मैक्सिमम मल्टीपल क्या हो सकता है? अब 7 7 जा 49 होते हैं, तो इससे ज़्यादा एक्सीड्स हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 लेके चलेंगे। इसका जो मैक्सिमम मल्टीपल है 6 होगा, 6 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा। 7 6 जा 42। अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 47 माइनस 42, ये आपका 5 रिमाइंडर बचा। अब देखो 47 को किस टाइप से लिखा जा सकता है? इस डिविडेंड को लिखा जा सकता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, मतलब 7 × 6 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका? 5। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स अस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जो लेमा है हमको ये बताता है कि 2 इंटीजर्स को डिवीजन के रूप में कैसे लिखना है। तो इस टाइप से हमने सीखा कि जो 2 इंटीजर्स हैं वो डिवीजन के रूप में कैसे लिखे जाते हैं। अब बाकी नंबर्स को भी हम देख लेते हैं कि उनको डिवीजन के रूप में कैसे लिखते हैं। इंटीजर्स का दूसरा पेयर लेके चलते हैं, 25 और 7। इसको डिवीजन के रूप में कैसे लिखेंगे? अब जो 25 है ये सबसे बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये हमारा डिविडेंड है, तो इसको किस टाइप से लिखा जाएगा? अब देखो 25 को 7 से डिवाइड करना है, 7 3 जा 21, तो 3 पे जा रहा है। कितना रिमाइंडर बचा? रिमाइंडर बचा हमारा 4। इसी टाइप से दूसरा पेयर लेके चलते हैं, 20 और 3। अब इन दोनों इंटीजर्स को डिवीजन के रूप में कैसे लिखेंगे? अब देखो 20 को हम लिख सकते हैं 3 6 जा 18, तो इसका जो मैक्सिमम मल्टीपल है 6 है और रिमाइंडर 2 बचा। इसी टाइप से और समझ लेते हैं, एक इंटीजर 15 है, दूसरा 7 है, इसको डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 15 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 7 2 जा 14, तो इसका मैक्सिमम मल्टीपल 2 है और रिमाइंडर आपका 1 आया। तो यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। अब इसमें एक चीज़ और है, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यह हमें 2 इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बताता है कि 2 इंटीजर्स को डिवीजन के रूप में कैसे लिखना है। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ खास नया है नहीं। तो लेमा ने ऐसा क्या खास काम किया था, यूक्लिड्स ने ऐसा क्या खास काम किया था जो उसका नाम हो गया? तो उसने एक प्रॉपर्टी दी थी, उसका नाम था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
जो डिविडेंड है उसने उसको ए माना, और जो डिवाइजर है उसने उसको बी माना, कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो इस टाइप से उसका ये फॉर्मेट हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहाँ आर आपका 0 से ग्रेटर देन और 0 से इक्वल होगा, लेकिन बी से लेस देन होगा। इसका मतलब ये है आपका जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से कम होगा। वो कैसे? वो देखो ऐसे, इस केस में देखो 25 और 7, इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था? इस केस में आपका रिमाइंडर 4 आ रहा था। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी? 7 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा आर है ये बी से लेस देन है। इस केस में भी देख सकते हैं जो रिमाइंडर है हमारा 2r है और b की वैल्यू 3 है। इस केस में भी जो रिमाइंडर है वो b से लेस देन है। इस केस में देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है और b की वैल्यू हमारी 7 है। b आपको होता है डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड करना है। जैसे 25 को 7 से डिवाइड करना है तो ये हमारा डिवाइजर b की वैल्यू होती है। उसी टाइप से 20/3 ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो यूक्लिड्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए आपका बिलोंग करता है डिविडेंड से, b आपका डिवाइजर होता है, q आपका कोशेंट और प्लस का r आपका रिमाइंडर होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो r है ना वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और b से क्या है वो हमेशा ही लेस देन होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट हम क्लियर करेंगे। इट स्टेट्स दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर b इन सच ए वे दैट इट लीव्स रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। ये बोल रहा है कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको b से डिवाइड किया जा रहा है। यदि आपका रिमाइंडर लीव करता है r, ठीक है, तो जो r की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन b होगी। r की जो वैल्यू है स्मॉलर देन b होगी। ठीक है, जैसे हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ 7 है, इसे 3 से डिवाइड करना है तो 3 2 जा 6, यहाँ आपके पास क्या बचा? 1 रिमाइंडर बचा। तो r की वैल्यू कितनी होगी? 1। और देखो b की वैल्यू कितनी है? 3। तो जो r की वैल्यू है हमेशा b से क्या होगी? लेस देन होगी। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से और समझेंगे हम। अब देखो मान के चलो कि आपके पास, देखो मान के चलो आपके पास एक 10 बॉल्स है, ठीक है, और एक आपकी 3 बॉल्स है। ठीक है, एक आपकी 10 बॉल्स है, एक आपकी 3 बॉल्स है। अब 10 बॉल्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको सर्कल में हमने डिनोट कर लिया, और बाकी जो 3 बॉल्स हैं ये इस टाइप से देखो। अब देखो इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 3 का सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर है वो 3 है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो क्योंकि 3 का सेट है, ये पूरा डिवाइड कर रहा है, ये पूरा डिवाइड कर रहा है, ये पूरा डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर क्या बचा? 1 बॉल बची। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बॉल बची। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर है r है वो स्मॉलर देन b होगा। r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। वो कैसे होगी? अब देखो यहाँ b क्या है? 10 और ये 3। ठीक है, अब देखो ये b हमारा ये है, अब r कितना बचा? 1 और b कितना है? 3। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू है वो लेस देन है b से। अब देखो मान के चलते हैं कि यहाँ एक बॉल और होती, यहाँ 2 रिमाइंडर होता, तो इस केस में भी जो r की वैल्यू है वो क्या है? b से लेस देन है। अब मान के चलो कि यहाँ 3 0 होती, यदि यहाँ 3 0 होती तो ये पूरा 3 सेट हो जाता, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि r की जो वैल्यू है हमेशा b से लेस देन होगी। ठीक है, और r से क्या होगी? r के बराबर होगी या r से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, और b से लेस देन होगी। ये हमारा लेमा का फॉर्मेट होता है। ठीक है,
जिसको हम थर्ड पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है 0 से ग्रेटर देन और इक्वल है और b से लेस देन है, जो कि मैंने आपको बताया था। अब देखो आपके 2 नंबर हैं, ठीक है, या 8 ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके 2 नंबर हो गए। अब हमको यहाँ पता चला जो 8 है ये क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 8 हमारा डिविडेंड हो गया, 3 हमारा डिवाइजर, इसे 2 से करेंगे, 3 2 जा 6। यदि हम 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल, मैक्सिमम मल्टीपल 2 आया, और हम लेस करेंगे तो 2 आया, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये हमारा a हो गया, ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा q हो गया, और ये हमारा r हो गया। इसे इस फॉर्म में लिखना है। अब a हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब देखो b q, b हमारा कितना है 3 q, और प्लस का r की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो यहाँ हमें पता चला ये फॉर्म लिखनी पड़ती है। जो r की वैल्यू है वो क्या है, या तो 0 से ग्रेटर देन है, या फिर 0 के इक्वल है, या फिर क्या है b से छोटी है। अब b की वैल्यू हमारी है कितनी, तो b की वैल्यू हमारी है 3, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ता है। तो ये लेमा का थर्ड पॉइंट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिस इज नथिंग बट द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जो हमारा लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है तो हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि अब देखो 10 हमारा एक बड़ा नंबर है और 3 हमारा छोटा नंबर है, ठीक है। इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, ये हमारा q, और ये हमारा r। जो लेमा है, लेमा क्या कहता है, लेमा कहता है कि डिविडेंड को लिख सकते हैं क्या, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस का r, ठीक है। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो मान के चलो आपके पास 2 नंबर है 10 और 3, इनको एक डिवीजन की फॉर्म में लिखना है। अब लेमा क्या है, 2 इंटीजर्स को डिवीजन की फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब देखो जो बड़ा नंबर होता है उसे हम डिविडेंड मान के चलते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसे हम डिवाइजर मान के चलते हैं। अब इसको करना है डिवाइड। अब देखो 3 4 जा 12, और 12 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 का जो मैक्सिमम मल्टीपल है, जितने टाइम्स पे ये आया है लिख लेते हैं। अब 10 में से 9 लेस करेंगे तो 1 आया। तो यहाँ हमको पता चला ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, ये कोशेंट है, और ये आपका r है। अब जो लेमा है, ठीक है, अब लेमा क्या कहता है, लेमा कहता है कि आपका जो डिविडेंड है, ठीक है, उसे बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन क्या है, आर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, या 0 से ग्रेटर देन होगी, या फिर b से लेस देन होगी। ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा स्मॉलर देन b होगी, ठीक है। अब देखो a हमारा क्या है, डिविडेंड 10 हो गया, b हमारा 3 है, और q भी हमारा 3 है, और r की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इस टाइप से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ये वाला लिखना जरूरी होता है, ठीक है। r की जो वैल्यू है या तो 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर देन, और b से लेस देन। b हमारा कितना है 3, इस टाइप से। तो जो लेमा है या कुछ नहीं है, एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जिसे रीस्टेटमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसके रिगार्डिंग ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब पहले से प्रूव हुई पड़ी है, और इसका यूज कहाँ होता है, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कह रहा है लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है और जिसका यूज होता है अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। ये आपकी अदर स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसे लेमा से प्रूव करेंगे। अब देखो प्रूव कैसे करते हैं, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब देखो मान के चलते हैं, ये कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो दैट करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, ठीक है। ये कह रहा है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2q फॉर्म का होता है, ठीक है। अब देखो तो मान के चलते हैं कि आपका a लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो b है, ठीक है, इसे हम क्या ले लेते हैं, b को हम ले लेते हैं 2। अब आप कहोगे सर हमने 2 क्यों लिया। अब देखो ये 2q फॉर्म है तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइजर हमने 2 लिया, ठीक है। ये आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर हो गया और b की वैल्यू आपने 2 लेट की। इसके बारे में हम सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी देखो अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको अप्लाई करनी है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका जो डिविडेंड है इसको BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात, लेकिन R की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन और 0 के इक्वल या फिर B से लेस देन, ये वाला केस। अब A की वैल्यू A ही है, ये डिविडेंड होगी, मान के चलें ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और देखो B की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और साथ में Q है और प्लस में R। अब देखो R की वैल्यू हमारे पास है क्या, अब R की वैल्यू जो है हम रखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो R की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, R की जो वैल्यू है हमेशा B से लेस देन होगी, ठीक है। अब B से लेस देन का मतलब है B से कम होगी। B हमारा कितना 2 है, इसका मतलब R की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो R की वैल्यू हम 0 रखेंगे एक बार और R की वैल्यू 1 रखेंगे इस टाइप से, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब R की वैल्यू 0 है तो यहाँ पुट करेंगे A इज इक्वल टू 2q प्लस R। R की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो A हमारा कितना हो गया, 2q हो गया। उसी टाइप से यहाँ देखो R की वैल्यू 1 है तो यहाँ करो सब्स्टिट्यूट, ये आपका 2q प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पता चल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। अब देखो ये आपका इवन इंटीजर है क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में जब 2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन होता है, और इवन में जब ऑड ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। ये तो हमारा ऑड है, ठीक है, इसे तो हम लेके नहीं चलेंगे। ये क्या है, इवन है, इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो वही हमें सो दैट करना था। सो दैट क्या करना था, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो ये आपका इवन इंटीजर है, ये 2q के फॉर्म का होता है। तो यहाँ आप लिखना हैंस इट इज प्रूव दैट, hence it is proved that every positive even integer is of the form of 2q, ठीक है। तो ये आपको प्रूव हो गया। इसी टाइप से हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका दूसरा एग्जांपल है। तो ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ये कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पता चल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है तो b की वैल्यू हम 3 लेके चलेंगे।
तो सेम प्रोसेस है, मान के चलो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम, 3, ठीक है। अब देखो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो डिविडेंड है इसको हम डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस आर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन या 0 के इक्वल होगी और बी से लेस देन होगी इस टाइप से। अब देखो ए तो ए ही है, अब बी की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, ये 3q, और आर की वैल्यू आपके पास है क्या, अब देखो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर की वैल्यू है वो 3 से लेस देन है, तो आर की वैल्यू क्या है, या तो 0 हो सकती है, ठीक है, आर की वैल्यू या फिर 1 हो सकती है, या फिर आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि आर की जो वैल्यू 3 से कम है, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू यदि 0 है तो यहाँ पुट करेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस आर की वैल्यू 0 होगी तो a इज इक्वल टू 3q, उसी टाइप से r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आपका 3q प्लस 1 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये आपका 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या सो दैट करना था पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होता है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो ये हमें मिल रहा है 3q मिल रहा है, 3q प्लस 1 मिल रहा है, 3q प्लस 2 मिल रहा है, तो ये आपका प्रूव हो गया, तो हैंस इट इज प्रूव दैट। इसी टाइप से आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जो लेमा है एक प्रूवन स्टेटमेंट है और जिसका यूज होता है अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। इसका हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट है दिस लेमा इज नथिंग बट ए रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लेमा है वो कुछ नहीं है, वो रीस्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट मतलब जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है उसको किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और जो r की वैल्यू है या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर देन और b से लेस देन होगी। ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेमा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ये बोल रही है लेट a एंड b एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट, ये जो q और r है ये आपके यूनिक इंटीजर है, ठीक है, जो आपके q और r है ये आपके क्या है, यूनिक इंटीजर है। अब यूनिक इंटीजर का मतलब क्या होता है, यूनिक इंटीजर का मतलब होता है कि ये दोनों सेम कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है, ये कभी सेम नहीं हो सकते। वो कैसे, देखो 5 6, अब मान के चलो कि ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, तो क्या ये यूनिक नंबर है, हाँ बिल्कुल ये यूनिक नंबर है। अब हमें कैसे पता चला कि ये यूनिक नंबर है, यदि कोई डिजिट एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है, ठीक है, तो वो हमारा यूनिक नंबर नहीं होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा 55 होता, अब देखो 5 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हमारा यूनिक नंबर नहीं है। अब देखो 7 6 8, ये हमारा क्या यूनिक नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे 9 6 7 9, अब देखो 9 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो 9 इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, यूनिक नंबर नहीं है। ऐसा नंबर जिसमें रिपीटिशन हो, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिक नंबर नहीं है। जिसमें रिपीटिशन नहीं है वो यूनिक नंबर है। अब देखो हम बात कर रहे हैं Q और R, ये आपके यूनिक इंटीजर होने चाहिए, और यूनिक इंटीजर का मतलब क्या है, ये इन दोनों नंबर पे अप्लाई हो रहा है भाई। इसका मतलब है दोनों नंबर हमारे सेम नहीं हो सकते। सेम का मतलब है जैसे Q आपका 7 आया तो R आपका 7 नहीं हो सकता।
अब देखो लास्ट पॉइंट है, इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो फॉर्म की बात करते हैं। अब मान के चलो कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू, ये जो है हमारा, इसे BQ प्लस 0, ठीक है, और BQ प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जो R की वैल्यू है ना, ठीक है, वो क्या होगी हमारी, R की वैल्यू हमेशा B से लेस देन होगी। B हमारा क्या इस केस में 2 है, क्योंकि 2 से डिवाइड किया जा रहा है। अब मान के चलो यदि किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका फॉर्म क्या बनेगा? उसका फॉर्म बनेगा BQ प्लस 0, BQ प्लस 1 और BQ प्लस 2 इस टाइप से। क्योंकि यहाँ देखो R की जो वैल्यू है 3 से लेस देन है, मतलब B से लेस देन है। यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसका फॉर्म क्या बनेगा? BQ प्लस 0, BQ प्लस 1, BQ प्लस 2 और BQ प्लस 3। क्योंकि R की जो वैल्यू है वो हमारी 4 से कम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे।